आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे करवा रही हूँ हर टाइप का एमसीक्यूज आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ईएसआईसी का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे नॉर्सेट का हो। हर एक एग्जाम की मैं प्रिपरेशन यहाँ पे करवा रही हूँ। ईएसआईसी का एग्जाम 7 जुलाई, अब तो आपके पास 2 मंथ से कम टाइम रह गया है। सो जो जो बच्चा चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। 370 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 371 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। सो अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस ज्वाइन कर सकता है। ईएसआईसी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ ओनली फॉर 999, जो कि आपका 7 जुलाई तक क्रैश कोर्स रहने वाला है, जिसमें हम सारे ईएसआईसी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, प्लस एमसीक्यूज मैं इसमें करवाने वाली हूँ, प्लस टेस्ट सीरीज मैं इसमें प्रोवाइड करने वाली हूँ ओनली इन 999। आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं ही आपको प्रोवाइड करूँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज। डाउट क्लासेस भी इसी बैच में होंगी। आप नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ईएसआईसी के लिए ये जो क्रैश कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। अदर आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा अलग से बैच जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है 2499 का, जो कि बैच में हम ऑल थ्योरी, फुल थ्योरी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कराऊंगी, प्लस एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी रहेंगे। सो कोई भी इन दोनों में से बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। 371 क्वेश्चन हम लोगों ने आज करना है। सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज हमने करना है 371 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है द डिस्कलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरिया ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। सो डिस्कलरेशन जो हो जाती है बॉडी में आफ्टर डेथ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? राइगर मोटस, लिवर मोटस, एगामोटस या फिर स्टिफ मोटस। सो ये सारी एक बोला जाता है इनको टोटली स्टेजेस ऑफ डेथ। स्टेजेस ऑफ डेथ होता है कि जैसे ही पेशेंट की डेथ होती है उसके बाद उसकी 4 स्टेजेस देखने को मिलती है। इन स्टेजेस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। ये मिमिक अगर आपको याद रहेगा तो आपको याद रहेगा PARL, पर्ल, ठीक है। सो पी से आपका जाएगा पेलर मोटस, ठीक है, पेलर मोटस। एंड जो आपका ए है इससे जाएगा आपका एल्गार मोटस। एंड जो आपका आर है इससे जाएगा राइगर मोटस। एंड जो आपका एल है इससे आपका जाएगा लिवर मोटस, ठीक है। सो इनको आपने याद कैसे करना है? पेलर जो है दैट इज कॉल्ड अ येलो, येलो भी बोलते हैं हम इसको। सो जो पेशेंट है उसका जो पेलर मतलब जो उसकी बॉडी है वो पेलर हो जाती है, मीन्स उसकी बॉडी जो है वो येलो कलर की देखने को आप लोगों को मिलती है, ठीक है ना। पेशेंट की बॉडी जो है जब येलो कलर की हो जाएगी तब हम उसके बोलते हैं कि वो अभी पेलर मोटिस की स्टेज पे है। उसके बाद आता है आपका एगार मोटिस। एगार मोटिस में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है उसकी बॉडी का, ठीक है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है, सॉरी गलती से इंक्रीज लिख दिया, डिक्रीज हो जाता है पेशेंट का इन द एगार मोटिस, ठीक है। राइगर में क्या होता है पेशेंट का कि जो उसकी बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है? बॉडी की स्टिफनेस हो जाती है। और जो लिवर मोटिस है इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो ब्लू एंड ब्लड जो है उसका क्या हो जाता है, जो डाउनवर्ड चले जाता है, सेटल्ड हो जाता है लोअर लिम्स पे, ठीक है। सो इसमें हो जाती है बॉडी की डिस्कलरेशन। सो अगर आपको ये याद है तो आपको पता चल गया होगा कि अब यहाँ पे हमें डिस्कलरेशन के बारे में पूछा है तो हमारा क्या आएगा? लिवर मोटिस, ठीक है। सो इसको आपने ऐसे याद करना है कि पहले येलो होगी, देन टेम्परेचर डिक्रीज, स्टिफनेस एंड डिस्कलरेशन। सो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर लिवर मोटिस। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। इनमें से क्या चीज एग्जाम्पल नहीं है ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन की? मतलब कि जब आप कोल्ड एप्लीकेशन देते हो अंदर ड्राई फॉर्म, मॉइस्ट फॉर्म नहीं, ड्राई फॉर्म। कोल्ड कंप्रेस, आइस पैक, आइस क्रैडल, आइस बैग, सो इट इज कॉल्ड अ कोल्ड कंप्रेस। देखो ये जो है नॉट, इट इज नॉट अ ड्राई बिकॉज ये मॉइस्ट होती है। जब भी आप किसी को कोल्ड कंप्रेशन देते हो तो सीधा मॉइस्ट लगाते हो ना उसके। आइस पैक में भी अंदर होता है,
ठीक है। आइस क्रैडल में भी अंदर होता है, आइस बैग में भी जो वाटर है वो आइस जो है वो अंदर होती है, ठीक है, दैट इज अ ड्राई फॉर्म। पर जो कोल्ड कंप्रेशंस देते हो वो डायरेक्टली आप लगाते हो, दिस इज कॉल्ड अ मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द पेशेंट एट ग्रेटर रिस्क फॉर शेयरिंग फोर्स। तो इनमें से कौन सी पोजीशन में पेशेंट जो है वो ग्रेटर रिस्क पे है शेयरिंग फोर्स की। अब शेयरिंग फोर्स क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेड सोर, ठीक है, आप लोगों ने बेड सोर के बारे में पढ़ा होगा कि जो पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक बेड रिडन रहते हैं उन लोगों को बेड सोर्स जो है देखने को मिलते हैं। सो कैसे देखने को मिलते हैं वो, उनको आप किस पोजीशन में ज़्यादातर रखोगे जिससे उनके बेड सोर होने के ज़्यादा चांसेस है। शेयरिंग फोर्स होती है कि जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है स्किन और मैट्रेस में, दैट इज कॉल्ड अ शेयरिंग फोर्स, और उनकी वजह से मोस्टली एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है बेड रेस्ट वाले पेशेंट में बेड सोर होने का। सेमी फाउलस पोजीशन, लाइंग सुपाइन पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, हाई फाउलस पोजीशन। सो देखो, जब आप किसी पेशेंट को लाइंग सुपाइन पोजीशन में रखते हो सो ज़्यादा उसका जो है एरिया वो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली रिस्क पे नहीं होता। द पोजीशन इज सेमी फाउलस पोजीशन। देखो ध्यान से देखना, जैसे कि पेशेंट को आपने सेमी फाउलस पोजीशन में लेटा रखा है, सबसे पहला उसका ऑसिपुट जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पे होता है, ठीक है। दूसरी उसकी जो स्कैपुलाज होते हैं ये भी प्रेशर में होते हैं, उसकी जो बैकबोन होती है लोअर एरिया सेक्रम एंड कोकस वो भी, उसके बाद उसकी जो नी एरिया होता है वो भी प्रेशर पे होता है, और उसका जो हील एरिया होता है वो भी प्रेशर पे होता है। सो यहाँ पे जितने भी मेन एरियाज है जहाँ पे ज़्यादातर बेड सोर्स होता है उन सब पे प्रेशर डल रहा है और उन पे सर्कुलेशन रुक रही है। सो सेमी फाउलस पोजीशन में ज़्यादातर जो है हमें देखने को मिलते हैं रिस्क होता है शेयरिंग फोर्स का। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। सो इजी है बहुत क्वेश्चन, पल्स रेंज, पल्स लेंथ, पल्स डेफिशिएंट, पल्स प्रेशर। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस मतलब कि 120/80 जो है वो नॉर्मल होता है। सो 120 - 80 अगर हम करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा आपका 40 mm ऑफ Hg। सो इस जो ये आंसर आया है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है और ये मोस्टली कितना नॉर्मल होता है। सो अगर किसी पेशेंट का 40 से 60 mm ऑफ Hg जो पल्स प्रेशर आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं, अदरवाइज पेशेंट हाइपोटेंसिव है या फिर हाइपरटेंसिव है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद हाइड्रोनेफ्रोसिस, विच असेसमेंट शुड द नर्स परफॉर्म to obtain the most accurate determination of fluid balance in the चाइल्ड। तो एक पेशेंट है, ठीक है, बच्चा है और उसको क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है। सो अब नर्स ऐसी क्या चीज़ परफॉर्म करेगी जिससे उसे मोस्ट एक्यूरेट फ्लूइड बैलेंस की डिटर्मिनेशन के बारे में बच्चे का पता चलेगा। सो सबसे पहले तो हम हाइड्रोनेफ्रोसिस की बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि एक्सेस ऑफ किडनी में फ्लूइड जमा हो जाता है, एक्सेस फ्लूइड जो है वो रिटेन करता है इन द किडनी, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, मोस्ट एक्यूरेट वे से फ्लूइड कितना है बच्चे की बॉडी में ये पता कराना है। मेजरिंग द क्लाइंट इनटेक आउटपुट, weighing the client, assessing for edema and elevated सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। सो अगर बच्चे को आप रेगुलरली वेट करते हो तो इससे आपको पता चलता है कि बच्चे के बॉडी में कितना फ्लूइड है, ठीक है ना। सो देखो जब भी किसी की बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है सो एक बहुत बड़ा उसको सिम्टम आता है, दैट इज कॉल्ड एडीमा। और एडीमा हमेशा जो है वेट गेन कराता है। अगर आप पेशेंट का वेट रोज रोज लेते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि एडीमा कितना कम हो रहा है, और एडीमा जितना कम होगा उतना वाटर बॉडी में रिटेन करना कम हो जाएगा। सो वेइंग द क्लाइंट डेली जो है सबसे एक्यूरेट डिटर्मिनेशन होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले बच्चे में। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेमिथीमेसिस। सो हेमिथीमेसिस से एक जो पेशेंट है सफ़र कर रहा है तो उस पेशेंट के लिए बेस्ट डाइट ऑप्शन क्या रहेगा। सो उससे पहले आप लोग अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ESIC का 999 में क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ओनली इन 1000 रुपीज़, इन 999, 1000 भी नहीं है पूरा, 999 में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है जिसमें हम ESIC के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का
लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, हर टाइप का एमसीक्यू हर सब्जेक्ट से करवाऊंगी, एंड टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में ही प्रोवाइड कर रही हूँ। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में आपको और टेम्पटेशन भी बताई जाएगी। सो ये बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर ESIC है ये, और ये प्रॉपरली क्रैश कोर्स है जो कि 7 जुलाई तक आपका चलेगा। सो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका पेंडिंग जो चल रहा है, बिकॉज क्रैश कोर्स स्टार्ट हुए 3 to 4 डेज हो चुके हैं, तो आप वो जल्दी से जल्दी कवर कर लें। और अगर आप RRB या फिर नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उनके लिए फुल फ्लेज्ड एक प्रॉपर बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि है 2499 का। ये बैच की ये खासियत है कि सबसे पहले इसमें आपका बेसिक एंड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर की जाएगी, क्योंकि आजकल बच्चों की वो क्लियर नहीं है। उसके बाद आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, सारे थ्योरी करवाऊंगी, ऑल थ्योरी इसमें करवाई जाएगी हर सब्जेक्ट की, प्लस MCQs एंड टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस सब इस बैच में ऑल इन वन में रहने वाला है 2499। सो कोई भी बैच जो है क्रैश कोर्स एंड बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो हेमिटोमेसिस वाला पेशेंट है, तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा डाइट का। सो सबसे पहले हेमिटोमेसिस होता क्या है। सो हेमिटोमेसिस क्या होता है, इट्स अ वॉमिटिंग, ब्लड आना वॉमिटिंग में, ठीक है। वॉमिटिंग में ब्लड आना, स्पूटम में नहीं, वॉमिटिंग में ब्लड आता है। जो स्टमक का कंटेंट है वो मिक्स होके फूड जो है ना वो किसके साथ आता है, ब्लड के साथ रीगर्जिटेट होता है। तो इस पेशेंट के लिए आप कौन सी डाइट ऑप्शन परफेक्ट रहेगा, सॉलिड डाइट, लिक्विड डाइट, लो फाइबर डाइट, NPO। सो इस पेशेंट को हम निल पर ओरल रखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मे बी पेशेंट के कोई अल्सर है या फिर अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसको डाइजेशन कराओगे, उसकी स्टमक में कुछ डालोगे, तो वो उसको और इरिटेट करेगा और ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज होंगे। सो हम इस पेशेंट को NPO रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट इज ब्रॉट टू पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड आफ्टर एन इमरजेंसी gastric surgery. The patient has nasal gastric tube inserted for gastric decompression. The drainage for NG tube is normal if it is. सो देखो, जब आप पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली वार्ड में आता है, इमरजेंसी में गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है उसकी, पेशेंट के नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की है आपने, ठीक है, तो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब की जो ड्रेनेज है वो नॉर्मल कैसी होगी, अगर वो रिटर्न पे ब्राउन लिक्विड इन कलर होगी, रिटर्न ग्रीनिश येलो इन कलर, हैज़ अ एल्केलाइन pH लेवल, मेजर वॉल्यूम लेस देन 20 ml। सो देखो अब पेशेंट की देखो ये तो बहुत ही कम है, एल्केलाइन नहीं होगी, एसिडिक होगी, और तो अगर ब्राउन कलर की आ रही है तो इट मींस अंदर ब्लड है। सो नॉर्मल जो pH होगी, नॉर्मल जो ड्रेनेज होगी, सॉरी, दैट इज अ ग्रीन येलोइश इन कलर। सो इसका हम समझ जाएंगे कि ड्रेनेज जो है NG ट्यूब से वो नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स हैज जस्ट परफॉर्म्ड एन NG ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मिंग द प्लेसमेंट इज। सो NG ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर किया है आपने, उसकी प्लेसमेंट के लिए कंफर्मिंग मेथड क्या रहेगा, एक्सरे, ऑस्कल्टेशन, pH मॉनिटरिंग, डिप इन बाउल ऑफ वाटर। सो ऑलवेज याद रखना, अगर आपने गैस्ट्रिक ट्यूब डाली है, ठीक है, NG ट्यूब डाली है नेजो गैस्ट्रिक, तो उसकी प्लेसमेंट का एक ही कंफर्मेशन जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है इज अ एक्सरे। एक्सरे बता देता है कि ट्यूब की एंडिंग पूरी स्टमक में ही है, कहीं इधर उधर तो नहीं है, क्लियर, क्योंकि आपने सक्शनिंग भी करनी है तो इधर उधर होगी तो फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट है हेमरेजिक डिस्कलरेशन ऑफ अ टर्म लाइक एरिया ड्यू टू इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज इन अ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस इज नोन एज। सो देखो यहाँ पे आएगा अम्बलाइकल, अम्बलाइकल रीजन पे, ठीक है, जैसे कि ये पेशेंट का अम्बलाइकल रीजन है, यहाँ पे हेमरेज डिस्कलरेशन हो जाती है, पर्पलिश एंड रेडिश से डिस्कलरेशन हो जाती है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में। उसे क्या बोलते हैं, कूलन साइन, मर्फी साइन, सॉसिस साइन एंड कर्निक साइन। सो इट इज नोन एज कूलन साइन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ लोकीमिया एक्सेप्ट। तो ये सारे फीचर्स है लोकीमिया के, एक को छोड़ के, एनीमिया, पॉलिस्थीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो था ये,
कि क्या चीज में कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा रेक्टल टेम्परेचर रहना, तो इट इज अ डायरिया। डायरिया में आप कभी भी रेक्टल टेम्परेचर चेक नहीं करते, बिकॉज मे बी उसे अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई वूंड हो सकता है, कोई लेसरेशन हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है स्टूल्स में। सो वो अगर आपने रेक्टल टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर डाला और वो वहाँ पे उसको फिर स्टिम्युलेट कर सकता है और पेशेंट को डायरिया है, पहले ही पेशेंट हाइपोवोलेमिक होगा और वेगस नर्व अगर उसकी स्टिम्युलेट हो गई तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? सो थर्ड ऑप्शन इसका जो है वो राइट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और ईएसआईसी का क्रैश कोर्स इन 999 आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ईएसआईसी के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर हम है डिस्कशन करेंगे इन ओनली 999। लाइव एंड रिकॉर्डेड ये बैच रहने वाला है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।